हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैफ स्वरूप। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फ्रेंड्स बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती हैं, किसे हम करंट एसेट कह सकते हैं, किसे हम करंट लाइबिलिटी कह सकते हैं, और साथ ही साथ में रेशियोज क्या होते हैं, करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, डीएससीआर क्या होता है, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले 4-5 पार्ट में हम फ्रेंड्स जो है बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस वगैरह सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। और ये फ्रेंड्स जो है जो स्केल 0 से स्केल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनके में अकाउंटिंग पूछी जाती है। अगर आप जानें तो अकाउंटिंग अगर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको। तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का या किसी एंटिटी का ये बताती है कि फर्म के एसेट क्या हैं और उसकी लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट क्या होता है? व्हाट इज ओन्ड बाय कंपनी। ठीक है, कंपनी की जिस चीज़ की मालिक है वो उसका एसेट हो गया। एंड लायबिलिटी व्हाट इज ओ टू अदर्स, मतलब दूसरों का क्या उधार है, हम दूसरों के क्या कर्जदार हैं, वो लायबिलिटी हो जाती है ऑफ एन एंटिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो जो ध्यान रखने वाली बात है कि बैलेंस शीट जो होती है वो पर्टिकुलर मोमेंट पर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने 30 तारीख को बैलेंस शीट बनाई है तो उसका फिगर अलग होगा, और 31 तारीख को जो बनाएंगे तो उसकी फिगर्स और वैल्यूज अलग होंगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट पहली बात तो एज ऑन डेट होती है। दूसरा, बैलेंस शीट स्टेटमेंट किस बात का होती है? एसेट का और लाइबिलिटी का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यही यहाँ पर देखिए शार्ट में लिखा हुआ है। एसेट का मतलब होता है व्हाट फर्म ओन्स, मतलब फर्म क्या चीज़ की मालिक है। और लाइबिलिटी का मतलब होता है व्हाट फर्म ओज, मतलब क्या फर्म जो है दूसरों का क्या उधार है उसका, उसी को ही लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी होता है। एसेट का मतलब आपके पास जो कुछ भी पूंजी है एक तरह से ना। इट इज लाइक एन स्नैपशॉट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो जो बैलेंस शीट होती है वो एसेट और लाइबिलिटी का एक स्नैपशॉट टाइप का होता है। और जैसे एक, अगर आप एक फ़ोटो लेंगे और फिर दूसरी फ़ोटो लेंगे तो दोनों में सिमिलरिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है। उसी तरीके से बैलेंस शीट भी होती है, यानी वो अलग अलग होती है डिफरेंट मोमेंट पर सेम डे में। यानी अगर आप 31 मार्च को ही बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 10 बजे बैलेंस शीट डिफरेंट होगी, 11 बजे दूसरी होगी, शाम को 5 बजे बैलेंस शीट का फिगर चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो बैलेंस शीट जो मेजर बात है वो ये है कि बैलेंस शीट एज ऑन डेट हम निकालते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट होती क्या है? ये होती है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। किसी भी फर्म के क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी है उसी का जो डेटा होता है उसे ही फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट कहते हैं। बनाते कैसे हैं? लाइबिलिटी इधर कर देते हैं, एसेट इधर कर देते हैं, लाइबिलिटी की पूरी एंट्रियाँ इधर, एसेट की पूरी एंट्रियाँ इधर, और यहाँ पर आपका टोटल आ जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो एसेट और लाइबिलिटी होती है वो हमेशा किसी भी फर्म के लिए बराबर होती है बैलेंस शीट में। सवाल ये है कि एसेट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एसेट वो होता है कि फर्म क्या चीज़ की ओनर है, किस चीज़ की मालिक है फर्म, वो एसेट हो जाता है। और लाइबिलिटी क्या होती है? क्या उधारी है, क्या दूसरे के उधारी है, वो फ्रेंड्स लाइबिलिटी हो जाती है। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जो है जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर मोमेंट पर और दूसरे मोमेंट पर अलग अलग होती है, इसलिए देयरफॉर एवरी बैलेंस शीट मस्ट इंडिकेट द डेट एट द एंड ऑफ विच इट इज प्रिपेयर। ठीक है, तो डेट जरूर बताना पड़ेगा। एज ऑन 31 मार्च है कि 30 जून है, किस डेट को बनी है बैलेंस शीट वो बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली जो प्रोसीजर है नॉर्मली वो ये है कि बैलेंस शीट भी बनाई जाती है इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे एक पीरियड टाइम पीरियड के लिए निकाला बनाया जाता है, एक साल के लिए जैसे बनाया जाता है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस जैसे साल के अंत में बनाया जाता है एक साल के लिए, तो वैसे ही 31 मार्च नॉर्मली जो प्रोसीजर है उसमें यही बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च बनाई जाती है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाई जाती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पीरियड के लिए बनाया जाता है, पूरे एक टाइम पीरियड के लिए होता है। जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन डेट होती है, पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है या एज ऑन डेट पर बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बेसिकली थोड़ा बड़ा जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है एसेट और लाइबिलिटी का, किसी भी फर्म के एसेट और लाइबिलिटी का किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो डेटा है उसे ही जो है हम बैलेंस शीट कहते हैं। एसेट क्या होता है? व्हाट फर्म ओन्स, और लाइबिलिटी क्या होती है? व्हाट फर्म ओज। ठीक है, किसी दूसरे का जो उधारी है। और एसेट, जैसे एसेट और जो लाइबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर मोमेंट पर डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट पर डिफरेंट डिफरेंट होती है।
इसलिए जो है जो एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो उसमें ये इंडिकेट करना जरूरी हो जाता है कि कब जो है किस डेट को वो बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई है, क्योंकि फिगर्स बदलते रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और नॉर्मली बैलेंस शीट क्या किया जाता है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में ही बनाया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी तरीके से ही आपका बैलेंस शीट बनाई जाती है, बशर्ते कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो पूरे एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ऐसे बनाया जाता है। जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की बनाई जाती है, एज ऑन डेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मेट देख लेते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको लगभग व्यू है इस समय करंट टाइम पे कि आपका बैलेंस शीट कैसी दिखती है। इधर लाइबिलिटीज लिख दी जाती हैं, इधर एसेट लिख दिए जाते हैं। अगर हम कहें तो लाइबिलिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ फंड होता है, फंड कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो लाइबिलिटी हो जाती है। यूज ऑफ फंड, फंड कहाँ खर्च हो रहा है, वो एसेट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जो देखिए वैसे तो बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो बुक में डिटेल में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ के आप बैलेंस शीट मतलब भर का समझ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स कि फंड का सोर्स क्या है, और एसेट क्या हो गया, फंड का यूज क्या है। अब जो लायबिलिटी होती है फ्रेंड्स वो आपके 3 टाइप की हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नेटवर्थ, ठीक है। तो लायबिलिटी को हमने 3 पार्ट में बांटा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो लंबे समय के लिए लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी, करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर की लायबिलिटी है, और नेटवर्थ क्या होती है, जो आपका जो प्रमोटर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, है ना, उसे ही नेटवर्थ कह देते हैं, ठीक है। एसेट में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके के एसेट्स की हमने बात की, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो इन सभी जो ये 3 आपके ये हो गए, 4 ये हो गए, इनके बारे में हमको पढ़ना है। एक और जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है फ्रेंड्स कि आपका जो टोटल होता है, लाइबिलिटी साइड का टोटल अगर 200 करोड़ है तो एसेट साइड का टोटल भी हमेशा 200 करोड़ होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका जो टोटल होगा वो इसके टोटल के हमेशा बराबर होता है। यही हो गया फ्रेंड्स आपका बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट, ठीक है। अब एक और काम की बात होती है, वो ये होती है कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें फुट नोट होता है, यानी नीचे एक नोट बना देता है, उसको अलग से दिखाया जाता है, ये फुट नोट हो गया। और फुट नोट में हम क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को शो किया जाता है। किसको, आकस्मिक लाइबिलिटी, जो पहले से लाइबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कभी भी जिम्मेदारी में बदल सकती है, उनको फुट नोट में दिखाया जाता है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है फ्रेंड्स, जैसे बैंक गारंटी हो गई और लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। तो फ्रेंड्स बैंक गारंटी कैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, तो देखिए जो गारंटी, जब कोई बैंक गारंटी लेता है तो जरूरी नहीं है कि उसको पैसे देने पड़ जाएं, लेकिन अगर जो जिसके बिहाफ पर बैंक ने गारंटी दी हुई है अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक को पैसे देने पड़ सकते हैं, इसलिए बैंक गारंटी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। यदि बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है तो जरूरी नहीं कि उसको पैसे देने ही पड़ जाएं, है ना, जब रिक्वायरमेंट होगी तो पैसे देने पड़ भी सकते हैं। अदरवाइज ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने मतलब एक कागज़ पे आपने लिख करके दे दिया कि हाँ ठीक है हम इनके लिए 200 करोड़ रुपए का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया फ्रेंड्स आपका। तो हमने समझ लिया कि एक तरफ लायबिलिटी को दिखाते हैं, एक तरफ एसेट को दिखाते हैं। लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल हमेशा बराबर होता है। लायबिलिटी आपकी 3 टाइप की हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नेटवर्थ। एसेट आपके 4 टाइप के, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट एसेट। टोटल इनका हमेशा बराबर होता है। और फिर फुट नोट में आकर के हम आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी को दिखा देते हैं, नीचे आकर के हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को दिखा देते हैं, अलग से दिखाते हैं, उसको यहाँ पर लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके जो है जो एग्जांपल हैं बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट हैं, किसके एग्जांपल हैं फ्रेंड्स, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के। तो अब मैंने आपको बताया कि हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं 7 चीज़ों, करंट एसेट्स और ये जो आपके एसेट हैं और जो लायबिलिटी हैं, इसमें ये 4 और ये 3, इसी के बारे में ही हमको इस लेक्चर में अब आगे पढ़ना है। तो एसेट में हमने देखा था करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। 4 एसेट देखे थे, चारों एसेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे किन किन को हम करंट एसेट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो करंट एसेट अगर मैं कहूँ तो वो एसेट जो 1 साल के अंदर में या तो जो है कंज्यूम कर लिए जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, उन्हें ही करंट एसेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो एसेट जो एसेट आपके हैं अगर वो 1 साल के अंदर में या तो कंज्यूम कर लिए जाएंगे, कंज्यूम करने मतलब उन्हें खा लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा,
फेंक दिया जाएगा, जो भी हो कंज्यूम कर लिया जाएगा, और या वो कैश में बदल जाएंगे 1 साल के अंदर में। और 1 साल कब से आप मेजर करेंगे, जिस डेट से बैलेंस शीट बनी है। अगर आपने 31 मार्च को बैलेंस शीट 2020 में बनाई है, तो 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 1 साल के अंदर अंदर में अगर कोई एसेट है जो कि या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स उसे हम करंट एसेट कहते हैं। तो करंट एसेट का मतलब ये हुआ, करंट का मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर में या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या कंज्यूम कर लिया जाएगा फ्रेंड्स, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपका बैंक बैलेंस है वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लिया जाएगा, ऐसा माना जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप कंज्यूम कर लीजिए, लेकिन ऐसा मानकर हम चलेंगे कि आप कंज्यूम कर लोगे, अगर जरूरत पड़े तो खर्च कर दो। 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख आपने खर्च कर दिए, तो करंट एसेट्स होगा। जो इन्वेंट्री और स्टॉक है आपकी दुकान में, जो आपकी दुकान में स्टॉक है, मान लीजिए किसी की दुकान में 500 बुक हैं, तो ये मानकर चला जाता है कि ये जो बुक हैं आप इसको जो है 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट करवा ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री को भी हम जो है अपना किस में लेते हैं, करंट एसेट में। जो नकदी होती है कैश, वो भी आपका जो है करंट एसेट में आता है। बिल रिसीवेबल, जो बिल रिसीव होना है, आपको पैसे मिलने हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको एसेट में रखा जाता है। आपको एसेट भी पहचानना होगा। तो बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट है, इन्वेंट्री और स्टॉक आपका करंट एसेट है, कैश आपका करंट एसेट है, जो आपको बिल मिलना है, पैसे मिलने हैं, वो भी आपका करंट एसेट है। जो डेटर्स होते हैं, डेप्टर्स मतलब ऐसे समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा, डेप्टर्स का मतलब ऐसे समझ लीजिए, डेप्टर्स को मतलब डेबिट से समझ लीजिए, डेबिट। अगर आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मतलब आपके खाते से पैसे गए हैं, यानी आपने किसी को उधार दिया हुआ है। तो जब आप उधार देते हैं तो वो आपका एसेट बन जाता है फ्रेंड्स, और जब आप उधार लेते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो मैं आपको डेटर्स को याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये करंट एसेट है, पहली बात। दूसरी बात, एसेट है या लाइबिलिटी, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि डेटर्स एसेट है या लाइबिलिटी, तो कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डेटर्स को आप डेबिट से याद रखिए। और आप मान लीजिए कि आपका खाता डेबिट हो गया, मान लीजिए 1 लाख रुपए से आपका खाता डेबिट हो गया, यानी 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से चले गए। चले गए मतलब आपने किसी को उधार दे दिया, और किसी को आपने उधार दे दिया यानी वो आपका एसेट हो गया। और अगर आप किसी से उधार ले लेते तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। जो आपकी एक्योर्ड इनकम है, जो आप इनकम जनरेट करते हैं, वो भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आप पहले से ही खर्च कर देते हैं, प्रीपेड, पहले से ही प्रीपेड, जैसे मोबाइल होता है वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं फ्रेंड। जैसे इंश्योरेंस आप एडवांस में करवाते हो, 1 साल का कार का इंश्योरेंस करवाना है तो पहले ही पैसे पे करने पड़ेंगे। एडवांस टैक्स लोग पे कर देते हैं, कंपनियां पे कर देती हैं। एडवांस रेंट हम हर महीने की 1 तारीख को एडवांस में रेंट दे देते हैं। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ये सभी फ्रेंड्स आपके करंट एसेट्स हैं, ध्यान रखेंगे हम, ये सभी क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ पर सीधे सीधे ये कीवर्ड लिख करके आ जाएगा कि स्टॉक क्या है, करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जो आपका बैंक बैलेंस है, इन्वेंट्री या स्टॉक है, कैश है, बिल रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सभी आपके करंट एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में दूसरा एसेट आया फ्रेंड्स, इनटेंजिबल एसेट या फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो आपके इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको छुआ ना जा सके, विच फिजिकली डू नॉट एग्जिस्ट, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते या जिन्हें टच नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स, उन्हें ही इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स किन्हें कहेंगे? जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो या जिनको फिजिकली टच ना किया जा सके, उन्हें इंटेंजिबल एसेट या फिक्टिशियस एसेट कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? अब कौन से एसेट ऐसे हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो एसेट हैं? तो फ्रेंड्स आपकी गुडविल है ना, जो ब्रांड होते हैं, जो ट्रेडमार्क होते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपको माइनिंग राइट्स मिल गए, आपको अधिकार मिल गए हैं, पर क्या वो राइट्स कहीं दिखते हैं? कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, काम तो होता है ठीक है, लेकिन क्या टच किया सकता है? नहीं किया सकता है, लेकिन है आपकी ब्रांड है, कोई एक ब्रांड है, जैसे एप्पल आईफोन होता है, एप्पल का एक ब्रांड है, वो भी एक आपका एसेट है। इवन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन स्टैंडर्ड उसने मेंटेन करा हुआ है, ट्रेडमार्क बना हुआ है। या कॉपीराइट होता है फ्रेंड्स, आपके जो कॉपीराइट वगैरह होते हैं, है ना, प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। तो किसी ने अगर, जैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा कॉपीराइट है, तो एक तरीके से ये भी मेरा क्या है, आपका एसेट है। और कैसा एसेट है फ्रेंड्स? इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके फ्रेंड, तो हमने ये समझ लिया इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। वो एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल गुडविल, ब्रांड या ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स या कॉपीराइट, ये सभी जो है आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते
हैं। फिर अगला है फिक्स्ड एसेट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट को नेट ब्लॉक भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? तो हमने इंटेंजिबल एसेट बताया है आपको, जो टच ना किया जा सके। तो टेंजिबल एसेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विच कैन बी टच्ड, जिसे छुआ जा सके, वो आपका फिजिकल आपका जो है टेंजिबल एसेट्स हो जाता है, या उसे ही फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं। तो दोज एसेट विच विल बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे एसेट जो कि लंबे समय तक यूज किए जाएंगे, या वे एसेट जो खरीदने बेचने के लिए नहीं खरीदे गए हैं, जो बेचने के लिए बने ही नहीं हैं, वो एसेट, या जो लंबे समय तक यूज किए जाएंगे, उन्हीं एसेट्स को फ्रेंड्स हम फिक्स एसेट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फिक्स एसेट किसे कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में यूज किए जाएंगे या जो बेचे नहीं जाएंगे बहुत दिन तक, उन्हें ही हम फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, आपकी प्लांट और मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, ये सभी मतलब हम नॉर्मली यही मानकर चलेंगे, कोई बड़ी सी कंपनी है तो उसने जो लैंड ली है उसको बेचेगी नहीं, जो बिल्डिंग बनवाई है वो बेचेगी नहीं, लॉन्ग टर्म तक यूज करेगी। तो ऐसे ऐसे एसेट्स को ही हम फ्रेंड्स फिक्स एसेट कहते हैं। तो अगर आपसे फिक्स एसेट पूछा जाए तो उसका दूसरा नाम नेट ब्लॉक भी होता है। तो ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म तक यूज किए जाएंगे या जो बेचे नहीं जाएंगे, उन्हें फिक्स एसेट कहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, ये सभी आपके फिक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब आया चौथा, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आता, ना तो फिक्स एसेट है, ना करंट एसेट है, और ना ही इनटेंजिबल एसेट्स हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो हमने चारों एसेट के बारे में पढ़ लिया फ्रेंड्स, आपको समझा भी दिया। मैंने आपको बताया कि चार एसेट होते हैं। एक तो करंट एसेट होता है। करंट एसेट क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि एक साल के अंदर में या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे करंट एसेट कहते हैं। फिक्स एसेट मैंने आपको समझाया, फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक यूज होंगे या कभी जल्दी से बेचे नहीं जाएंगे। जैसे बिल्डिंग हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, आपका कार वगैरह खरीद ली है ना, जमीन, बिल्डिंग, ये सभी चीज़ें फिक्स एसेट होते हैं, मशीनरी खरीद ली। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, आपके कॉपीराइट्स वगैरह हो गए, ये सभी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, उनको आप नॉन करंट एसेट कह सकते हैं। तो हमने इन चारों के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ लिया। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हम फिर से एक बार देख लेते हैं। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है: बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री और स्टॉक, कैश, बिल रिसीवेबल, डिवेंचर्स, एक्यूर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस, है ना, एडवांस रेंट, इंश्योरेंस, ये सभी जो है आपके करंट एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का हमने देखा कि जिसको हम फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट में हमने देखा कि इसको नेट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, और इसके एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना। और नॉन करंट एसेट्स में हमने ये देखा कि जो इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आते वही नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स हमने एसेट साइड पूरा पढ़ लिया, चारों आइटम। लाइबिलिटी साइड में 3 आइटम है: लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और नेटवर्थ। तो जैसे अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आपका करंट एसेट था वैसे ही करंट लाइबिलिटी है। करंट एसेट्स की क्या खासियत थी? जो एक साल के अंदर में या तो कंज्यूम कर लिए जाएंगे और या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें करंट एसेट्स कहते थे। अब करंट लाइबिलिटी वो है अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। लाइबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है, यानी दूसरों को पैसे देने हैं, अमाउंट दूसरों को देना है, लेकिन विद इन 1 ईयर। ठीक है, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। तो बाहरी आदमी को हमें पे करना है, अमाउंट पेएबल है, किसी दूसरे को देना है विद इन 1 ईयर। तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बनी उसके 1 साल के अंदर में जो अगर हमें दूसरों का उधार जो चुकाना है, अमाउंट पेएबल है, उसे ही फ्रेंड्स हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो जैसे करंट एसेट में क्या था, 1 साल के अंदर में कंज्यूम हो जाए या कैश में बदल जाए, वैसे ही करंट लाइबिलिटी में है कि जो हमें उधारी चुकानी लेकिन विद इन 1 ईयर, अमाउंट पेएबल है लेकिन विद इन 1 ईयर, उसे ही हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो करंट लाइबिलिटी अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में जो अमाउंट हमें दूसरे को पे कर देना है फ्रेंड्स, उसे ही करंट लाइबिलिटी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेएबल विद इन 1 ईयर। अब जैसे आपने टर्म लोन लिया हुआ है 20 साल का, लेकिन उसमें से जो 1 साल के अंदर अंदर वाली इंस्टॉलमेंट हैं फ्रेंड्स, वो आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। बाकी के 19 साल की जो बची हुई हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होंगी, लेकिन करंट लाइबिलिटी आपके विद इन 1 ईयर की हो जाएगी। बिल्स पेएबल, जो आपके बिल पेएबल हैं वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी, आपको बिल किसी को पे करना है,
तो करंट लाइबिलिटी है आपकी, यानी पे कर देना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर कहें या सिर्फ क्रेडिटर कह दें, क्रेडिटर है ना। क्रेडिटर का मैंने आपको बताया, इसको ऐसे समझिए, क्रेडिट से समझ लीजिए आपका पैसा खाता क्रेडिट हुआ है, यानी आपके खाते में पैसे आए हैं, आपने किसी से उधार लिया इसलिए पैसे आए हैं, उधार लेने का मतलब लाइबिलिटी हुआ। तो अगर क्रेडिटर आएगा तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इसे लाइबिलिटी में ही लीजिएगा, एसेट नहीं है आपका। आगे चल करके आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख दिया जाएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा एसेट है कौन सा लाइबिलिटी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। प्रोविजन ऑफ टैक्स, जो आपने टैक्स के लिए प्रोविजन किया है वो भी करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग जो खर्चे हैं वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। और बैंक से जो आप सीसी और ओडी के रूप में पैसे लेते हैं वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी ही मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, सीसी और ओडी आपकी करंट लाइबिलिटी है, जबकि टर्म लोन का 1 साल के अंदर की जो किस्तें हैं वही जो है आपकी करंट लाइबिलिटी मानी जाती हैं, सारी किस्तें नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो अमाउंट दूसरों को पे करनी है, विद इन 1 ईयर पे करनी है, उसे ही करंट लाइबिलिटी कहते हैं। 1 साल के अंदर में जो टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट है वो बिल्स पेबल, जो दूसरों को बिल पे करना है नहीं हमारे पर जिम्मेदारी है, तो ये लाइबिलिटी हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर मैंने आपको बताया क्रेडिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, मतलब आपने उधार लिया है, यानी कि ये लाइबिलिटी हो गई। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपने किया है टैक्स के लिए प्रोविजनिंग की हुई है, जो आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं वो। और सीसी और ओडी भी आपका जो है वो भी आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, करंट लाइबिलिटी कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूसरा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होगी, करंट लाइबिलिटी से बाद की, है ना। अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो वहां पर क्या था, विद इन 1 ईयर, याद हो आपको, यहाँ पर जो 1 साल के अंदर में था तो करंट लाइबिलिटी था, 1 साल से बाद में जो भी है वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होते हैं, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, अगर 1 साल के बाद में जो आपको पैसा दूसरों को चुकाना है उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। अब इसके 3 एग्जाम्पल, अनसिक्योर्ड लोन जो आपने लिया है, यानी ऐसा लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, वो भी आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिवेंचर्स, जो 12 महीने के बाद में मेच्योर हो रहे हैं वही वाले, सारे नहीं। और टर्म लोन, और वो भी इंस्टॉलमेंट व्हिच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद में किस्तें पे करनी है वो। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, जो 1 साल के बाद पे करना पड़े उसे फ्रेंड्स हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। अगर कहीं लिखा नहीं है, मान लीजिए लिखा हुआ है सिर्फ टर्म लोन, तो फ्रेंड्स हमेशा टर्म लोन को आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ही लेंगे। अगर वहाँ लिखा हुआ है कि टर्म लोन इंस्टॉलमेंट पेबल विद इन 1 ईयर, तब उस केस में उसको जो है करंट लाइबिलिटी ले लीजिएगा। अगर सिर्फ टर्म लोन लिखा हुआ है, सिर्फ टर्म लोन लिखा है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ही मानी जाएगी फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब हुआ 1 साल के बाद में जो पैसा पे करना है आउटसाइडर का बैलेंस शीट की डेट से, उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, डिवेंचर्स और टर्म लोन इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, डिवेंचर्स की भी क्या खासियत है कि 12 महीने के बाद जो मेच्योर हो रहे हैं उन्हीं को ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। तीसरा था इसमें फ्रेंड्स कि नेटवर्थ है ना, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना। और तीसरा था नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी भी इसे कहते हैं, चाहे हम नेटवर्थ कह दें या ओनर्स की इक्विटी। ओनर जो पैसा लगाता है फ्रेंड्स उसे ही नेटवर्थ कहते हैं या ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, जो कंपनी का मालिक है उसने क्या कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, प्लस प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस इज कॉल्ड नेटवर्थ। ठीक है, तो मान लीजिए ओनर ने जो है 200 करोड़ रुपए लगाए हैं और प्रॉफिट भी 50 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो जो इसकी नेटवर्थ होगी वो 250 करोड़ रुपए की हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेटवर्थ में कौन कौन से कंपोनेंट हम लेते हैं, जो कैपिटल या शेयर कैपिटल है उसे, जो रिजर्व और सरप्लस है उसे, और शेयर प्रीमियम, इन 3 चीज़ों को हम नेटवर्थ में लेते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए, तो देखिए कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, शेयर प्रीमियम कितना है, तीनों को जोड़ दीजिए। अब मान लीजिए किसी कंपनी में जो है आपका कैपिटल 500 है, सरप्लस मान लीजिए 200 करोड़ है, और शेयर प्रीमियम मान लीजिए 50 करोड़ है, तो अगर मैं कहूँ कि नेटवर्थ कितनी है, तो 500 2 700 और 750 करोड़ रुपए इस कंपनी की नेटवर्थ हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो ये लाइबिलिटी साइड यहाँ पर आपकी खत्म होती है फ्रेंड्स। हमने लाइबिलिटी में तीनों चीज़ें देख ली। यहाँ पर आइए वापस एसेट लाइबिलिटी वाले साइड में, देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी पहला। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होती है जो 1 साल के बाद में पे करनी है। करंट लाइबिलिटी वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। और नेटवर्थ वो होती है जो ओनर पैसा लगाता है और प्लस जो प्रॉफिट होता है उसे नेटवर्थ कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। करंट लाइबिलिटी में मैंने आपको बता ही दिया कि 1 साल के अंदर अंदर में जो पैसा पेएबल होता है, जैसे टर्म लोन जो 1 साल के अंदर में किस्तें पेएबल हैं, बिल पेएबल जो होता है, क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर,
टैक्स के लिए प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सीसी और ओडी, ये सभी जो है आपके करंट लाइबिलिटी होती हैं। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है फ्रेंड? जो 1 साल के बाद में पे करनी है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन, डिवेंचर जो 12 महीने के बाद मैच्योर होगा, और टर्म लोन जो 12 महीने के बाद पे करना है। नेटवर्थ में हमने क्या देखा, या ओनर सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो जो अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है प्लस जो प्रॉफिट मिलता है, उन सबको मिला करके ही नेटवर्थ बनती है, और इसमें कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस और शेयर प्रीमियम को लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा आपका हमने आपको बैलेंस शीट के बारे में मतलब भर की चीज़ें समझा दी हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूज कैसे होंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट के कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं, कुछ डेटा दिया है किसी कंपनी का, उसमें कैपिटल 500, स्टॉक 100, फर्नीचर 50, टर्म लोन 400, गुडविल 40, डेटर्स 100, क्रेडिटर 400 करोड़। ठीक है, अब आपको पहला कि आइडेंटिफाई करिए एसेट और लाइबिलिटी। इसमें एसेट और लाइबिलिटी बताइए। देखिए, कैपिटल है फ्रेंड्स, कैपिटल क्या है? जो पूंजी प्रमोटर ने या ओनर ने लगाई है वो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, स्टॉक, जो आपकी कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है, 100 फ्रिज पड़े हुए हैं, 100 एसी पड़े हुए हैं, वो आपका एसेट हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर मैंने आपको बताया था, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ये सभी आपके फिक्स एसेट होते हैं। राइट। टर्म लोन मैंने बताया, अगर टर्म लोन में 1 साल के अंदर की किस्तें ना लिखी हो तो इसको हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लीजिए। किस में लेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। गुडविल, गुडविल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केवल एक शब्द है, बात है। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? गुडविल क्या हो गया आपका, बताइए? गुडविल हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, इंटेंजिबल एसेट। अब डेटर्स क्या हुआ और क्रेडिटर्स क्या हुआ? अभी मैंने इस चीज़ को वहाँ पर आपको समझाया इसीलिए था, अब आपको कन्फ्यूजन बन रही होगी कि डेटर्स जो है आपका एसेट है या लाइबिलिटी है। बताइए, डेटर्स आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? तो कैसे याद करवाया था मैंने आपको? डेटर्स यानी डेबिट हुआ, मेरा अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका मतलब हुआ मेरे खाते से पैसे गए हैं, यानी मैंने किसी को उधार दिया है, किसी को उधार दिया, यानी ये मेरा एसेट हो गया फ्रेंड्स, किसी को उधार दे रखा है ना। और क्रेडिट हुए मेरे खाते में पैसे, यानी खाते में मेरे पैसे आए, किसी से मैंने उधार लिया, तो ये लाइबिलिटी हो गया, तो ये आपका लाइबिलिटी हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने समझा, कैपिटल आपका लाइबिलिटी हो गया, स्टॉक आपका एसेट हो गया, फर्नीचर भी आपका एसेट हो गया, टर्म लोन आपकी लाइबिलिटी हो गई, गुडविल आपका एसेट हो गया, डेटर्स आपका एसेट हो गया, और क्रेडिटर्स आपका या सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे, लाइबिलिटी हो गई फ्रेंड्स। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया एसेट और लाइबिलिटी को, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, जो ओनर की कैपिटल है, जो टर्म लोन है, जो क्रेडिटर्स हैं, ये लाइबिलिटी हो गई। स्टॉक जो है, फर्नीचर, गुडविल और डेटर्स आपके एसेट हो गए। ठीक है, अब इसी से ही क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, फाइंड करंट एसेट्स, फाइंड करंट लाइबिलिटी, फाइंड इंटेंजिबल एसेट, फाइंड फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट फाइंड करिए, करंट लाइबिलिटी फाइंड करिए, इंटेंजिबल एसेट फाइंड करिए। देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स आपका गुडविल हो गया है ना, गुडविल, जो गुडविल था दिया हुआ क्वेश्चन में 40 करोड़ रुपए का, वही आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया। फिक्स एसेट क्या हो गया? जो आपका फर्नीचर था, जितने भी रुपए का हो फर्नीचर, वो आपका फिक्स एसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए, जो आपका करंट एसेट में क्या आता है फ्रेंड्स? कैपिटल आता है ना, और क्या आता है? स्टॉक आता है। स्टॉक क्या है आपका? करंट, ये कैपिटल लाइबिलिटी हो गई। स्टॉक आपका हो गया करंट एसेट, स्टॉक, क्योंकि ये हम मान कर चलते हैं कि ये कंज्यूम हो जाएगा, और साथ ही साथ में डेटर्स भी आपका जो है करंट एसेट होता है। तो ये दोनों करंट एसेट हो गए, इसलिए 100 + 100। अब करंट एसेट जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर एग्जाम्पल ढेर सारे दिए थे, उसमें से आप देखोगे तो स्टॉक और आपका डेटर्स, ये आपका करंट एसेट हैं, इसलिए इसको 100 और 100 करोड़ जोड़ करके अब आप देखोगे तो 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये आपका फ्रेंड्स करंट एसेट हो जाएगा, स्टॉक और डेटर्स। उसके बाद में करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है फ्रेंड्स आपका? देखिए, हमने देखा था इसमें लाइबिलिटी कौन सी है? कैपिटल लाइबिलिटी है, टर्म लोन लाइबिलिटी है, ठीक है, और क्रेडिटर लाइबिलिटी है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये हो गई, है ना, और कैपिटल क्या हो गया आपका? कैपिटल क्या हो गया? नेटवर्थ में आता है। तो क्रेडिटर ये जो है आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, तो ये करंट लाइबिलिटी हो गई। तो करंट एसेट समझ लिया, करंट लाइबिलिटी समझ ली। ठीक है, जो आपका ये गुडविल है फ्रेंड्स, ये फिक्स आपका इंटेंजिबल एसेट है। जो आपका फर्नीचर है, ये आपका फिक्स एसेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पूछा गया था? करंट एसेट्स देख लिया, करंट लाइबिलिटी देख ली, इंटेंजिबल एसेट देख लिया, फिक्स एसेट देख लिया, नेटवर्थ। नेटवर्थ में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं नेटवर्थ में। 3 चीज़ें होती हैं ना, कैपिटल, जो कैपिटल है, रिजर्व है, और शेयर प्रीमियम है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, कैपिटल है, क्या कहीं रिजर्व है?
या कहीं सरप्लस है या कहीं शेयर प्रीमियम है, नहीं है। तो जब कैपिटल ही है तो यही 500 करोड़ रुपए ही इस कंपनी की नेटवर्थ हो गई फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में फाइंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो लॉन्ग टर्म तक चले। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए लाइबिलिटी कौन कौन सी है, ये लाइबिलिटी हो गई है ना, टर्म लोन लाइबिलिटी हो गई और क्रेडिटर लाइबिलिटी हो गई। ये करंट लाइबिलिटी हो गई आपकी, करंट लाइबिलिटी, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि टर्म लोन आप 20 साल 50 साल में चुकाएंगे, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई फ्रेंड। तो ये भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया, फाइंड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये टर्म लोन हो गया 400 करोड़ रुपए का। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसी के साथ में ये लेक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि जब ये लेक्चर पढ़िएगा, शुरुआत में मैंने जब बताया था एक चीज़ों को तो बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की थी, इसीलिए क्योंकि जब आप इतनी बातें देखते हैं ना तो फिर आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि करंट एसेट है कौन सा, मतलब कौन सा करंट है कौन सा लॉन्ग टर्म है, तो कन्फ्यूजन होने लगती है। इसलिए जब वहाँ पर लेक्चर में पढ़ाया एक बार दोबारा देख लीजिए और समझ लीजिए। जो कैपिटल होता है आपका लाइबिलिटी होती है, क्योंकि प्रमोटर पैसा जो लगाता है वही कैपिटल होती है और वो लाइबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर। जो आपके पास स्टॉक में सामान रखा हुआ है वो आपका एसेट है। फर्नीचर जो आपने बनवा दिया है, बिल्डिंग बनवा दी है, मकान बनवा दी, वो आपका एसेट है। लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने लोन लिया है बैंक को वापस करना पड़ेगा, वो आपकी लाइबिलिटी है। जो आपका गुडविल है, जो आपका ब्रांड है, वो आपका जो है एसेट बन गया। डेटर्स मैंने आपको बताया था कि आपके खाते से पैसे जा रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब ये आपका एसेट हो जाएगा। और क्रेडिटर्स आपका जो है पैसे आए हुए हैं आपके खाते में, यानी आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एसेट और लाइबिलिटी हो गई। अब कौन सा करंट है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा फिक्स एसेट है, वो चीज़ थोड़ा सा एक बार आप लेक्चर दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच।